अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं तौकीर हुसैन। व्यूअर्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच के 7वें पार्ट के साथ आपके सामने हूं और 7वें पार्ट का नाम है द प्रेपोजिशन। इंतहाई अहम पार्ट ऑफ स्पीच जिसमें के पिटफॉल्स होने के सबसे ज्यादा इम्कानात हैं। पिटफॉल का मतलब होता है ए पॉसिबल मिस्टेक, ऐसी गलती जो कि किसी वक्त भी हो जाती है, पता ही नहीं चलता उसका। ये प्रेपोजिशन का इस्तेमाल ऐसा है। ठीक है, वैसे तो पूरी इंग्लिश लैंग्वेज वो कह लें फुल ऑफ ऑडिटीज एंड पिटफॉल्स है। इसमें इतनी पेचीदगियां हैं कि कहीं ना कहीं गलती कर बैठता है इंसान, मगर ये प्रेपोजिशन के मामले में गलतियां होने का बहुत इम्कान होता है। तो डेफिनेशन है प्रेपोजिशन की। ए प्रेपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन टू शो देयर रिलेशन with other words in the sentence, as he is sitting on a chair with a book in his hand। ये मैंने मिसाल के तौर पे जुमला पढ़ा है। अब आप गौर से ये जरा देखिएगा इस सेंटेंस के बारे में। If we read this sentence without the words dash, on, with and in, the relation of the words chair, book and hand with other words is not at all clear. So these words which are placed before them to clarify their relation with other words are called prepositions. In addition to the above statement, a word or group of words such as in, from, to, out of, and on behalf of used before a noun or pronoun to show place, position, time or method is called a preposition। ये है जी preposition की डेफिनेशन। अब मैं आपको पहले जुमले के बारे में जरा बताता हूं जो मैंने मिसाल के तौर पे आपको दिया। आप ये देखें, उसकी एक्सप्लेनेशन भी इसमें साथ ही आ जाएगी। ही इज सिटिंग ऑन ए चेयर, ठीक है, ऑन ए चेयर, ठीक है कि नहीं। ही इज सिटिंग ऑन ए चेयर, वो एक मेज पर बैठा है। आप अगर यहां से ऑन का वर्ड हटा दें तो पीछे रह जाएगा ही इज सिटिंग ए चेयर, कोई सेंस ही नहीं बनती। तो आपने देखा ना कि ही का रिलेशनशिप चेयर के साथ बनाने के लिए ऑन के वर्ड की बीच में जरूरत पड़ी है। विद ए बुक, ठीक है, बुक का रिलेशनशिप भी ही के साथ जो कि चेयर पे बैठा हुआ है शो करने के लिए, प्रूव करने के लिए विद की जरूरत पड़ी है। इन हिज हैंड, अब हैंड का बुक के साथ और बुक का ही के साथ रिलेशन शो करने के लिए इन की जरूरत पड़ी है वहां पे। तो अगर आप ये तीनों वर्ड्स बीच में से उड़ा दें, ऑन, विद और इन, तो पीछे क्या रह जाएगा? ही इज सिटिंग ए चेयर, आगे ए बुक, आगे ए हैंड। तो इसकी तो कोई सेंस ही नहीं बनेगी। तो आप अब इस चीज को आप डेफिनेशन की सेंस में देखें। जिस इंसान के दिमाग में किसी प्रोडक्ट की तारीफ नहीं मौजूद ना,
वो बंदा उस प्रोडक्ट का कभी इस्तेमाल नहीं कर सकता। ठीक है, तो आप ये देखें, ए प्रेपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन टू शो देयर रिलेशन विद अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। ये होते हैं प्रेपोजिशंस। अब एक बात मैं आपको यहां पे और बताऊं कि हमारे यहां पे जो निजाम में सबसे बड़ी गलतफहमी फैलाई हुई है या फैला दी गई है या खुद ब खुद फैल गई हुई है, वो है एक जुबान का दूसरी जुबान के साथ कंपैरिजन, और वो है इंग्लिश का उर्दू के साथ कंपैरिजन। ओए अल्लाह के बंदो, इंग्लिश की अपनी ग्रामर है, उर्दू खुद से एक जुबान है, उसकी अपनी ग्रामर है। वो दोनों की ग्रामर कैसे मैच कर सकती है, मुझे ये बताएं। आप उसको धक्के से कन्वर्ट करने पे तुले हुए, मैच करने पे तुले हुए हैं। मिसाल के तौर पे एक वर्ड है पर, किताब मेज पर है। आपने एट और ऑन दोनों के मतलब यहां पे बच्चों को सिखाए हुए हैं, पर। अब मुझे ये बताएं आप कि इस पर को आप कन्वर्ट करने के लिए इंग्लिश में एट का इस्तेमाल करेंगे कि ऑन का इस्तेमाल करेंगे? वो एट के प्रेपोजिशन के तौर पे 15 इस्तेमाल आते हैं, ऑन के प्रेपोजिशन के तौर पे 18 इस्तेमाल आते हैं, इन के प्रेपोजिशन के तौर पे 18 इस्तेमाल आते हैं, फ्रॉम के 14 हैं, फॉर के 20 हैं, टू के 18 हैं, विद के 17 हैं। ये एट, ऑन, इन, फॉर, विद अपने कानूनों के तहत इस्तेमाल होंगे कि उर्दू के पर के कानून के तहत इस्तेमाल होंगे? अब दूसरी तरफ अगर आप देखें तो उर्दू में पर के पता नहीं कितने मीनिंग है, उसकी डिक्शनरी में पता नहीं वहां पे पर के कितने मीनिंग्स हैं। वो खुद से एक जुबान है अपनी। आपने पर का टांका फिट कर दिया है एट के साथ और ऑन के साथ अपनी मर्जी से। ठीक है, तो दो जुबानों की दो ग्रामर्स को आप हर जगह पे लिटरली एग्जैक्टली एक दूसरे के साथ ट्रांसलेट नहीं कर सकते। ये देखें आप, ये इंग्लैंड का करिकुलम है। इसमें जो फाउंडेशन सब्जेक्ट्स है ना, उसमें लैंग्वेजेस सीखना फाउंडेशन सब्जेक्ट्स में शामिल है, यानी बुनियादी मजामीन में शामिल है। जिस मुल्क की अपनी जुबान पूरी दुनिया में फैली हुई है और इस्तेमाल होती है, उस मुल्क का कानून है कि आपने अपनी जुबान यानी इंग्लिश के अलावा और दूसरी जुबानें भी सीखनी है, ताकि मुख्तलिफ जमीनों की जो मुख्तलिफ जुबानें हैं उनके बारे में भी मालूमात आपको उनकी जुबान में मिले। और इधर हमारे स्कूलों में जरा अपने बच्चों की उर्दू की कॉपीज चेक करें। बस मैंने इसी साल 2 बच्चे मेरे पास आए थे, मैंने उनकी वो उर्दू की कॉपीज चेक करके उनके पेरेंट्स को दिखाई सारी है। सिर्फ आप उर्दू की कॉपीज चेक करें, जो कि हमारी कौमी जुबान है। जरा सोचें आप कि अगर हमें उर्दू नहीं सही तरह से सिखाई जाती और हमें उर्दू नहीं अगर आती प्रॉपरली ग्रामर के तौर पे, उसकी ग्रामर नहीं आती, तो ये किसकी बेइज्जती है? लिहाजा एक जुबान को दूसरी जुबान के साथ कंपेयर नहीं करना। उर्दू खुद से एक जुबान है, उसके अपने कानून और कवायद है। आपको अगर उसकी जरूरत है तो आप उसको प्रॉपरली सीखें। आपको अगर इंग्लिश की जरूरत है तो आप इंग्लिश को प्रॉपरली सीखें। आपको अगर फ्रेंच की जरूरत है तो आप फ्रेंच को प्रॉपरली सीखें। तो लिहाजा प्रेपोजिशन के अपने इस्तेमालात हैं, और ये मैंने अभी आपको 6-7 प्रेपोजिशंस गिनाई हैं। प्रेपोजिशंस बहुत ज्यादा हैं, बाय भी प्रेपोजिशन है और बहुत सी प्रेपोजिशंस हैं,
जब आप उसकी डिटेल में जाएंगे, आगे आगे आप डिटेल में जाएंगे काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशन में, तो 4 किस्म की प्रेपोजिशंस आती हैं। वो 4 किस्म की प्रेपोजिशंस की आगे मजीद उनकी रेंज और उसकी वैरायटी है। किसी भी जुबान को आप मजाक ना समझें, हर जुबान जुबान है, ठीक है, और उसके कोई ना कोई फायदे हैं। हाँ, वो अलहदा बात है कि हर जुबान की अपनी रेंज होती है, उसकी अपनी एक कह लें कि उसके अंदर मटेरियल की कैपेसिटी अपनी अपनी होती है, और उसकी एक रेंज होती है उसके अंदर मटेरियल की, वो एक अलहदा बात है। उस हिसाब से जो आपकी रिक्वायरमेंट है, आप उस हिसाब से अपनी उस जुबान को प्रॉपर्ली सीखें, ताकि आपको उसमें क्या कहा जा रहा है वो प्रॉपर्ली आपको समझ आए। तो व्यूअर्स, ये प्रेपोजिशन के बारे में मैंने आपको बता दिया है, और इसके अलावा ठीक है, ये प्रेपोजिशन के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसमें आगे जाके हर प्रेपोजिशन के अपने अपने रूल्स हैं, और वो उन रूल्स में जो सिचुएशंस बयान की गई हैं, उन सिचुएशंस और रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से इस्तेमाल होती हैं। उर्दू के इसके साथ अपने किए गए तर्जमे के तहत इस्तेमाल नहीं होती। थैंक यू।